कोचर सर के पास चलते हैं। कोचर सर, एक बात बहुत ज्यादा हो रही है, युद्ध शुरू होने के एक हफ्ते बाद ही बात शुरू हो गई थी कि क्या ट्रंप और अमेरिका खुद को इसमें फंसा महसूस कर रहे हैं। जैसे ईरान के विदेश मंत्री जो हैं वो बार बार कह रहे हैं कि हमारी जो बातचीत चल रही थी अमेरिका के साथ, परमाणु वार्ता, वो बहुत अच्छी जा रही थी। लेकिन जो बातचीत में लोग शामिल थे अमेरिका की ओर से, फिर चाहे वो ट्रंप के दामाद हो, जेरेड कुशनर हो, या फिर मध्य पूर्व में अमेरिका के जो विशेष दूत हैं स्टीव विटकॉफ, उन्होंने पता नहीं जाकर ट्रंप को क्या समझा दिया और ट्रंप ने बातचीत के बीच में युद्ध शुरू कर दिया। और हमने अभी ट्रंप का कुछ दिन पहले बयान भी सुना था, जब वो कह रहे थे कि मुझे रक्षा मंत्री ने समझाया, मुझे कुशनर ने कहा, मुझे स्टीव विटकॉफ ने बताया, इसके बाद फिर मैंने युद्ध शुरू किया। तो क्या आपको लग रहा है कि ट्रंप फंसा महसूस कर रहे हैं और ट्रंप चाह रहे हैं कि इस युद्ध की जिम्मेदारी सारी मेरे ऊपर ना आए, मुझे जिन लोगों ने समझाया था या मुझे जिन लोगों ने सलाह दी थी कि युद्ध में उतर जाओ, उनकी भी जिम्मेदारी तय हो? बहुत अच्छा सवाल है वैभव जी, बिकॉज अभी वी आर जो हम अभी कोशिश कर रहे हैं, हम ट्रम्प का माइंड को पढ़ने के लिए। जी। एक्चुअली उसका माइंड तो वो खुद ही नहीं पढ़ सकता, बिकॉज उसको खुद नहीं पता अगले दिन वो क्या करने वाला है। पर मैं पिछले 2 दिन से वैभव जी, मैं कुछ अमेरिकन के इंटरव्यूज सुन रहा था, खास तौर पे जॉन बोल्टन का, जो फॉर्मर एनएसए रह चुके थे। जी। और जो और खास तौर पे जो उनके एक फर्स्ट टाइम जब ट्रंप आए थे, उनके चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर थे, जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडवाइजर वगैरह इस टाइप के लोगों को, सभी का यही मानना था कि ट्रंप ने अपने मिलिट्री कमांडर्स की जो रिकमेंडेशन है, जो उसको मिलिट्री कमांडर्स ने उसको इसको रिकमेंडेशन अपना दी थी, वो उसको फॉलो नहीं किया। अब यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूँ, जो भारत के लिए भी लेसन हो सकती है, और अपने व्यूअर्स को भी समझना पड़ेगा कि जब आपकी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नहीं होगी, तो आप ऐसे ऑब्जेक्टिव्स ये अपने लिए सेट करेंगे जो आपकी मिलिट्री आपको दे नहीं पाएगी। और जब ये मिलिट्री आपको दे नहीं पाएगी, तो ब्लेम आप अपनी मिलिट्री के ऊपर लगाओगे, बिकॉज एक पॉलिटिशियन जो होता है वो ऐसी गेम खेलता है। लड़ाई अगर वो जीतेगा तो क्रेडिट वो खुद ले लेगा, और अगर वो हारेगा तो वो इसको बोलेगा मैं इसकी वजह से हारा हूं, जो कमांडर हमारे, इसको मिलिट्री का इसने अच्छी तरीके से अपनी स्ट्रेटजी प्लान नहीं करी, या दुश्मन की स्ट्रेटजी को ठीक तरीके से समझा नहीं। और इसीलिए ये चीज हमको देखने को मिल रही है। और आज मैं एक चैनल पे था, एक पैनलिस्ट ऐसे बोल रहा था कि इसको ट्रम्प तो आया ही यहाँ पे लंबी लड़ाई लड़ने के लिए, महीनों की लड़ाई लड़ने के लिए। तो एक सवाल मैंने किया, एक सिंपल सा सवाल किया मैंने, लड़ाई को लंबा खींचने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आप एक एट्रिशन वॉर आप इसको कर रहे हैं। एट्रिशन वॉर में आपके बूट्स ऑन ग्राउंड तो है नहीं। जैसे रशिया अंदर एक घुसा, तो अगर एक आपने ऑपरेशन प्लान किया है उनको कैप्चर करने का, अगर एक आपने शहर को आपको कैप्चर करना है, तो आपको 10 दिन लग जाते हैं, 15 दिन लग जाते हैं। दुश्मन की ऑपोजिशन होती है, माइनफील्ड होती है, उसको क्रॉस करना पड़ता है, तो ऑपरेशन ऐसे चलते हैं। यहाँ पे आप एट्रिशन वॉर कर रहे हैं, इसका मतलब आप दूर से फायरिंग करते जा रहे हैं। तो कितना आपके पास मिसाइल इंटरसेप्टर्स होंगे इसको फायर करने के लिए, और आपका लॉजिस्टिक बेस है कहां पे? बिकॉज कोई भी लड़ाई को लंबा खींचने के लिए आपको एक अपना लॉजिस्टिक बेस बनाना पड़ेगा, जहां से आप अपने मिसाइल्स, एमुनिशन वगैरह अपना लेते रहेंगे। अब कहां पे, ये हवा में है क्या? तो जो ये इसको समुंदर पे है, जो भी है इसको, या जो एयर बेसिस या मिलिट्री बेसिस है जो गल्फ में है, और कहां पे अमेरिका रख सकता है अपना सामान? और ये सारे इनके वनरेबल हैं। अगर ये मिलिट्री बेसिस में भी अपना एमुनिशन इस प्रकार से रखेंगे, आप जानते हैं जिस तरीके से ड्रोन के स्ट्राइक्स हो रहे हैं, तो अब इसको मुझे ऐसा लगता है कि इसको, जैसे आपका सवाल था कि
इसको ट्रम्प इस लड़ाई में एक्चुअली फंस गया है वो, और इसीलिए अभी वो नेटो को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। वो इसको नेटो की हेल्प नहीं मांग रहा। आप उसकी अल्टीरियर स्ट्रेटजी देखिए, आप उसके सामने वाली स्ट्रेटजी मत देखिए कि उसको उसको नेटो को बोल रहे चिप्स के लिए। जी। अब वो नेटो को इसलिए इन्वॉल्व कर रहा है कि एक बार यहाँ पे नेटो आ जाएगा तो ये लड़ाई आपकी फंसी रहेगी यहाँ पे। इसका मतलब कि आपने नेटो को बुला लिया, फिर आपने एक एक एस्केलेशन लैडर पे, नेक्स्ट लैडर पे आप चले गए हैं। और अगर आप अब आप इसको एक बार नेटो इधर आ जाएंगे तो आप उनको फोर्स करेंगे कि आप भी अपने मिसाइल्स निकालो, आप भी अपने इसको रॉकेट अपना फायर करो, और इसका अमेरिका का एक्सपेंडिचर कम होता है। बिकॉज अगर आपने इसको देखा, आई थिंक आपके प्रोग्राम पे डिस्कस कर रहे थे कि 6 दिन की लड़ाई में 11.3 बिलियन डॉलर्स का खर्च हुआ है अमेरिका का। और अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, आज एक रफ एस्टिमेट भी मैं ले लूं, तो 30 बिलियन डॉलर्स अभी तक अमेरिका ने खर्च किए हैं, और 37 ट्रिलियन डॉलर का अमेरिका की ऊपर डेट है। क्या अमेरिका अफोर्ड कर सकता है इस तरीके की लड़ाई? दूसरा, अभी हमने देखा कि ताइवान की तरफ चाइना ने अपनी इसको एक बोट्स की एक्सरसाइज करी है, फिशिंग बोट्स की, जिसमें 300 बोट्स इकट्ठी एक टाइम पे आपके ईस्ट चाइना सी में अपना निकल पड़ी। अच्छा, तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन बनती नजर आ रही है कि एक आपने ताइवान को एक्टिवेट कर दिया, आपने साउथ कोरिया से उसका थर्ड मिसाइल सिस्टम निकाल के आप यहां पे ले आए, आपने साउथ कोरिया को वनरेबल कर दिया नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट। और उसके बाद उत्तर कोरिया लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, और वो अपना जो है ना जापान के ऊपर परीक्षण कर रहा है। अब आप इसको देखिए, स्थिति कैसे आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है अमेरिका के। जी। जहां पे अमेरिका ने कंट्रोल करने की कोशिश करी थी इंडो पैसिफिक को, वो हाथ से निकल रहा है, ताइवान हाथ से निकल रहा है। अब आप इसको मुझे बताइए, मैं इसको देवनाथ सर से भी ये मैं इस क्वेश्चन, वो भी इसका जवाब देंगे। अगर चाइना और 15-20 दिन के बाद जब वो इस देखेगा अमेरिका और कमजोर हो गया और उसके मिसाइल निकल गए, बिकॉज अभी वो ताइवान पे वार नहीं करेगा। पर अगर एक हाइपोथेटिकल है ये, 30 दिन के बाद चाइना कुछ स्ट्राइक करता है ताइवान के ऊपर, समथिंग ऑन सिमिलर लाइन, ये जो एट्रिशन वाली लड़ाई, अंदर नहीं जाएगा वो, इसको मिसाइल फेंकेगा, अपने ड्रोन फेंकेगा, नुकसान करेगा ताइवान, अमेरिका क्या करेगा? इसको अमेरिका का रिस्पॉन्स होगा? बिकॉज अभी तो वो ऐसी स्ट्राइक करेगा, इस ताइवान के अंदर नहीं जाएगा, वो जानता है कि अंदर जाएगा तो फंस जाएगा, और चाइना भी जानता है ये, तो वो इसको ताइवान को डराने के लिए इस तरीके की स्ट्राइक भी कर सकता है। तो अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स हो? बिल्कुल कोचर सर, एक छोटा सा सवाल और है, उसके बाद देवनाथ सर के पास चलेंगे। नेटो के आर्टिकल 5 की बात होती है लगातार, जब तक अमेरिका की धरती पर हमला नहीं होगा तब तक ये आर्टिकल लागू नहीं होगा? नहीं, ये कोई इसको जरूरी नहीं है। अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर अटैक होगा तो ये आर्टिकल आपका लागू हो जाता है। कोई भी कंट्री के ऊपर हमला जरूरी नहीं है कि अमेरिका के अंदर हो, बिकॉज ये जो अमेरिका की ये जो आप कमांड्स है ना, जो आपके इंडो पैसिफिक कमांड हो गया, आपका सेंट्रल कमांड हो गया, तो जहां जहां पे ये इसको कमांड से अगर उसके ऊपर हमला हो जाता है तो इसका मतलब अमेरिका पे हमला हुआ। जरूरी नहीं है कि आप उसको अमेरिका की धरती पे ही हमला करें। तो आर्टिकल 5 इसको यही बोलता है कि कोई भी नेटो देश के ऊपर हमला होता है, कहीं पर भी उनकी फोर्सेस पे हमला होता है, तो वो उसको माना जाएगा कि वो नेटो पे हमला है। बट यहां पे वो इसलिए लागू नहीं होता है क्योंकि ईरान ने पहले आपके ऊपर हमला नहीं किया। जी। देयर इज अ टेक्निकल डिफरेंस। ईरान ने अपने आप को सेल्फ डिफेंस में आपके ऊपर इसको गोले मारे, आपके ऊपर पहली स्ट्राइक नहीं करी, तो इसीलिए इसको यहां पे आर्टिकल 5 आपका लागू नहीं होता। बिल्कुल, देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवनाथ सर, कोचर सर ने आपसे एक सवाल किया है, और एक सवाल मैं जो कोचर सर से पूछा था वो आपसे भी पूछ लेता हूं। क्या अमेरिका को, खासकर ट्रंप को, ये लगा कि वेनेजुएला में हमें इतनी अच्छी खासी सफलता मिल गई, हमने एक रात में ही मदुरो को उठा लिया, ना हमारा कोई सैनिक शहीद हुआ, ना हमें कोई नुकसान हुआ, 100% सफल हमला रहा,
तो उसके बाद क्या उनके आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया और उन्हें लगा कि यही मौका है, चलो ईरान पर भी चढ़ाई कर लेते हैं, और वो यहां पर गलत साबित हो गए। वैभव जी, इसमें कोई शक नहीं है कि वेनेजुएला मॉडल उन्होंने ईरान पर लागू करने की कोशिश सोची थी कि हम लोग ईरान के ऊपर दबाव डालेंगे, अगर हो सकता है तो ईरान के लीडर्स को भी हाईजैक कर लेंगे, लेकिन वो वहां कारगर नहीं हो सकता। वेनेजुएला में अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर कोस्ट के पास ही खड़ा था, वो गए 11 मिनट में पहुंच गए अपने कमांडोज को लेकर, डेल्टा फोर्स को लेकर हेलीकॉप्टर से मदुराई को हाईजैक किया, अमेरिका भेज दिया, 11 मिनट में वापस आ गए। यह तरकीब वेनेजुएला में काम कर गई, क्योंकि वेनेजुएला में अमेरिका ने, CIA ने और उनकी जो विदेश विभाग है, उन्होंने उनके वाइस प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी के जनरल्स को पहले से ही कॉम्प्रोमाइज करा लिया था। लेकिन ईरान में ये फार्मूला कारगर नहीं हो सकता। ये मैं जैसे बता रहा हूं कि उनके जो स्पेशल फोर्सेस हैं, उसके कमांडर ने बहुत पहले ही कह दिया था कि ईरान में ये डेल्टा फोर्स या नेवी का जो सील टीम कोई भी काम नहीं करेगा, नेवल सील भी नहीं काम करेंगे, क्योंकि एक तो जहां पर भी वो हैं, समझिए हेलीकॉप्टर्स अमेरिकन कहां पर हैं, कुवैत में है, कतार में है, उत्तर में इन्होंने अजरबैजान, आर्मेनिया में भी तैनात कर रखे हैं। वहां से टेक ऑफ करके अगर वो जाने की कोशिश करेंगे, तेहरान तो 700 किलोमीटर दूर है, जाने में 3 घंटा, एक्शन करने के बाद जो भी एक्शन है, चाहे वो सुप्रीम लीडर के खिलाफ हो, पेजेश्किन के खिलाफ हो, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ हो, ईरान के जनरल्स को न्यूट्रलाइज करने की बात हो, और फिर वापस आने में 3 घंटा, तो ये मॉडल काम नहीं करेगा। ईरान धर लेगा उनको, अंदर आते वक्त भी 2-3 को गिरा देगा, बाहर जाते वक्त 7-8 हेलीकॉप्टर्स को गिरा देगा। दूसरी चीज ये है कि इस बार उन्होंने लॉन्च क्यों किया, इसकी बहुत बड़ी वजह थी डोनाल्ड ट्रंप का, ये उनका पर्सनल आकलन है, और शायद मोसाद ने उनको कंफ्यूज कर दिया बोल के कि हाँ, कि डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद की थी कि जो दिसंबर में हुआ, दिसंबर में ईरान के अंदर बहुत बड़ी अफरा तफरी फैल गई। जनवरी के पहले हफ्ते, जनवरी के दूसरे हफ्ते, जनवरी के 18 तारीख तक ईरान के अंदर बहुत अफरा तफरी थी, लाखों लोग सड़क पर आ गए। ईरान के ज्यादातर 100 से ज्यादा शहरों में आगजनी हुई, सरकारी इमारतों पर आग लगा दिया गया, सरकारी गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए, और तो और IRGC के यूनिट्स पर हमले कर दिए लोगों ने, सिविलियंस ने। डोनाल्ड ट्रंप को एक पता नहीं एक सपना सा आ गया कि ये बहुत अच्छा तरीका है, और शायद मोसाद ने कोई कसर नहीं छोड़ी डोनाल्ड ट्रंप को बोलने की, हाँ हुजूर ये काम कर जाएगा, कि लाखों की हम बाहर से थोड़ा सा कुछ हरकत कर देंगे बाहर से, और फिर से लाखों की तादाद में ईरान में उपद्रवी सड़क पर आ जाएंगे, और फिर CIA मोसाद तो अपना कर ही देगी एक्शन वहां पर, और वहां सत्ता गिर जाएगी। आयतुल्लाह खमेनी रूस भाग जाएंगे, पेजेश्किन रूस भाग जाएंगे, और ईरान हमारा हो जाएगा, वहां पर हम हमारी एक कठपुतली सरकार का गठन कर देंगे। लेकिन दोनों ही में बहुत ज्यादा फर्क है। ये देखिए, जनवरी के 18 तारीख तक जग जाहिर हो गया था कि IRGC ने अलग अलग तरीके से ईरान की जो जनता जो सड़क पर उतरी थी उनको वापस घर में भेज दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप का आकलन उन्होंने अपने जल्दबाजी में या हठधर्मी में या खुशी के मारे वो इस चीज को भाप नहीं पाए कि IRGC ने 18 जनवरी तक लाखों ईरानियंस को उनके घर में वापस भेज दिया, कंट्रोल कर लिया। अब इस बार जब उन्होंने बमबारी शुरू की 28 फरवरी को, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी उम्मीद की थी कि उसी तरह से, पहले की तरह से 1 मार्च की सुबह को, 2 मार्च की सुबह को लाखों ईरानी जेनजी, और खासतौर से जो लोग यूरोप से, पश्चिमी सभ्यता से इन्फ्लुएंस्ड हैं, या जो यूरोप और अमेरिका में पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, वो लोग लाखों की तादाद में सड़क पे आ जाएंगे। लेकिन ना ऐसा 1 मार्च की सुबह को हुआ, ना ऐसा 2 मार्च की सुबह को हुआ। वरन जो फेंस सिटर्स थे, जो थोड़ा बहुत विरोध भी रखते थे, जब ईरान पर बम गिरने शुरू हुए, यकीन मानिए
जो थोड़ा बहुत एंटी रिजीम फीलिंग वाले लोग थे वो भी अब नेशनल मेन स्ट्रीम में शामिल हो गए, देशभक्त होते हैं। मैं, वैभव जी, जनरल कोचर, हम चाहे किसी भी पार्टी पे यकीन करें, लेकिन अगर बाहर से हमला हो जाएगा तो मैं, वैभव जी, आप और जनरल कोचर उसके बाद भूल जाएंगे कि हम किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हम सब मिलकर बाहरी आक्रमण का सामना करेंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.